हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 आगे कराने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था उसका कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर और प्लूरल सेंस में समझा था। अब हम आगे बात करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। इससे पहले कि मैं अभी ये अगला पोर्शन शुरू करूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और मेरे चैनल के, मेरी वीडियोस के जितने भी डिस्क्रिप्शंस होते हैं उसको प्लीज़ आप एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में स्टडी ऑफ द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड, पहला इसमें नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आता है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आता है, फिर लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस एंड एन आर्ट। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। एज ए साइंस, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा इन ए साइंटिफिक और ए सिस्टमेटिक मैनर। यदि हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक डेफिनेटली एक साइंस है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में जो न्यूमेरिकल डाटा को हम स्टडी करते हैं वो एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं। ठीक है जी। दूसरा, यदि हम बात करें कि ये आर्ट है, एज एन आर्ट स्टैटिस्टिक्स रेफर टू क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कि ये एक क्वांटिटेटिव डाटा को रियल लाइफ प्रॉब्लम से हम कैसे कोरिलेट करके या कैसे उससे डाटा को अरेंज करके, डाटा को कलेक्ट करके एक बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन ए मच बेटर वे। ठीक है जी। तो स्टैटिस्टिक्स हम बात कह सकते हैं कि बहुत एक साइंस भी है और आर्ट भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल ली है प्रॉब्लम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए यदि आर्ट के तरीके से कहें तो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से पता है कि हम कहाँ से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, वो एक आर्ट है विद द प्रैक्टिस। और अगर साइंटिफिक कहें तो मेथड्स को इस्तेमाल करके, टेक्निक्स को यूज़ करके स्टैटिस्टिक्स के हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं और उसको प्रेजेंटेबल कर सकते हैं, और उसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि इसको, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है और उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स में सब्जेक्ट मैटर की यदि बात करूं तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डाटा। दीज मेथड्स रिलेट्स टू द such estimations as measurement of central tendencies and measurements of dispersion etc. Descriptive statistics में हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से यूज़ होता है कि फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस करने के लिए। ये मेथड्स हैं जो उसको एस्टिमेट्स करने के लिए हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है, जैसे मीन, मीडियन, मोड और डिस्पर्शन और कोरिलेशन एटसेट्रा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या है स्टूडेंट्स? इट रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सैंपल। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम वो सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं जो हमें कंक्लूजन ड्रॉ करके देते हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन या यूनिवर्स जिससे कि हमने डाटा कलेक्ट करना है ऑन बेसिस ऑफ द गिवन सैंपल। सैंपल के बेसिस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आगे हम डिस्कस करेंगे स्कोप में दूसरा था लिमिटेशन। तो लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स की क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन है इट स्टडीज न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ये क्वालिटेटिव फैक्ट्स को स्टडी नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही स्टडी कर सकते हैं। नंबर 2, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली का मतलब ये टोटलिटी में ही किए जा सकते हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। जब तक आप एक क्लास, एक ग्रुप का कोई भी डाटा इकट्ठा ना करो तो आप तब तक कोई रिजल्ट या स्टैटिस्टिक्स का कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो ये स्टैटिस्टिक्स में एक ये लिमिटेशन ये भी है कि डाटा होमोजीनियस होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि मुझे क्लास 11th के उनके एज ग्रुप का पता करना है तो मैं 11th, 9th, 10th सबका मिलाकर कोई डाटा या कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता। यदि जो स्टडी मुझे +1 के या 11th क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए करनी है तो उसमें मुझे फिर साइंस के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि उससे फिर डाटा ठीक नहीं बनेगा और रिजल्ट या कंक्लूजन ठीक तरीके से ड्रॉ नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि होमोजीनियस ऑफ डाटा होना ही इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज।
देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है कि जहाँ साइंस की तरह यहाँ के रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो, तो ये एक ऑन एन एवरेज तक ही ट्रू होते हैं स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट। दूसरा, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में भी प्रूव टू बी रॉन्ग। रेफरेंस के बिना जब तक कि हमें पता ही नहीं है, कि बेस ही नहीं है कि ये डाटा कहाँ से इकट्ठा किया है और किस तरीके से इकट्ठा किया गया है, तो उससे जो रिजल्ट का हमने ड्रॉ किया है वो रॉन्ग प्रूव हो सकते हैं। कैन बी यूज बाय द एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स अगर कोई लेमैन या कोई ऐसा व्यक्ति यूज़ करे जिसको कि इसके प्रोज एंड कॉन्स का नहीं पता, तो वो ठीक तरीके से इसको प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। प्रॉन टू मिसयूज़, प्रॉन टू मिसयूज़ का मतलब कि स्टैटिस्टिक्स का गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। गलत तरीके से इस्तेमाल होने का मतलब स्टैटिस्टिक्स की कोई कमी नहीं है, उसको यूज़ करने वालों को उसको मैनिपुलेट करना भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, मेरे पास एक ही स्टूडेंट पढ़ता है और वो पास हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट तो 100% ही आएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैं तो बहुत बड़ा अपना कोई बोर्ड बनवा के अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरे कोचिंग सेंटर का रिजल्ट 100% है, लेकिन एक्चुअल में तो सबको किसी को नहीं पता ना कि एक ही स्टूडेंट था और वो पास हो गया और भी बहुत 100% रिजल्ट आ गया। तो ये इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इसका इस्तेमाल प्रॉन टू मिसयूज़ भी हो सकता है, तो ये उसकी एक लिमिटेशन है। तो अब हम आगे बात करेंगे इसके लास्ट टॉपिक की, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले कुछ क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा करना होता है, जो आपको वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में ही मिलेगा, डाटा इकट्ठा करके ही मिलेगा। मैं यदि एग्जांपल लूँ, तो मेरे को स्टडी करनी है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इंडिया में बेरोज़गारी कितनी है, दूसरा या इंडिया में पॉवर्टी कितनी है। आप सोचोगे कि क्या इंडियन इकोनॉमिक में सिर्फ यही दो प्रॉब्लम्स होती हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं? नहीं, हम अच्छी चीज़ें भी बात कर सकते हैं कि इंडिया में न्यूट्रिशन लेवल क्या है, इंडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़े लिखे लोगों का डाटा इकट्ठा करना हो, एजुकेटेड लोगों के लिए कोई स्टडी बनानी हो, हमने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए कोई डाटा इकट्ठा करना हो, स्टडी बनानी हो। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें कि आरबीआई ने या क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक ने कोई स्टडी बनानी है, तो डाटा इकट्ठा करना, तो डाटा इकट्ठा करने को हम क्या बोलेंगे? कोई भी स्टडी बनाने के लिए आपको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो वो क्या है? वो स्टैटिस्टिक्स से ही इकट्ठा हो सकता है। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंटरसेक्टरल इंटरटेम्परल कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स में ये हम इसके इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्परल कंपैरिजंस को भी कर सकते हैं। सेक्टरल कंपैरिजन का मतलब है एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के साथ कंपैरिजन, मतलब प्राइमरी सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर के साथ, एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री के साथ कोई कंपैरिजन करना हो कि उनको कितने पैसे मिलते हैं या दूसरे इंडस्ट्री को कितने पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल रूरल और अर्बन का, इस तरीके से भी हम जो कंपैरिजन्स है वो इंटरसेक्टरल कंपैरिजन्स बोले जाते हैं। और इंटरटेम्परल कंपैरिजन का समय के हिसाब से, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से, फर्स्ट 2012 का 2013 के साथ, ठीक है जी, और एक डेकेड का दूसरे डेकेड के साथ, प्लान्ड ईयर का एक्चुअल ईयर के साथ। तो इस तरीके से हम इंटरटेम्परल कंपैरिजन कर सकते हैं जो टाइम पीरियड से रिलेटेड है, और ये जो सेक्टर से रिलेटेड है, इन तरह के कंपैरिजन्स को हम स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं, तो वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके होने वाले इम्पैक्ट्स को या इफेक्ट्स को भी स्टैटिस्टिक्स में अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है, उसको क्या बोलेंगे? वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज की यदि मैं बात करूँ, कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी है उसके लिए आपको जो डाटा चाहिए वो स्टैटिस्टिक्स के ही इकट्ठा हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स में जब हम तब डाटा को इकट्ठा ना करें, कोई उससे कोई कंक्लूजन ना निकालें, तो इकोनॉमिक थ्योरी को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब कि आने वाले समय के लिए सेंट्रल बैंक ने, गवर्नमेंट ने कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, या कोई भी आने वाले समय के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने हैं, मनी से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को या उस एजेंसी को डाटा इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट करना है, कोई कंक्लूजन निकालना है, तो वो स्टैटिस्टिक्स से ही हो सकता है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट बनाते हैं या जो पॉलिसीज़ बनाते हैं इकोनॉमी के लिए, उसके लिए भी जो
कंक्लूजन निकालने के लिए या कोई रिजल्ट निकालने के लिए जो डाटा इकट्ठा किया जाता है। और वो डाटा कहाँ से इकट्ठा करते हैं? जो टैक्सेस जमा हो रहे हैं, जो रेवेन्यू सरकार के पास जमा हो रही है, जो सेल या परचेज के बिल्स जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट के पास उनका रिकॉर्ड्स आता है, तो वहाँ से वो इकोनॉमिक्स की या अपने देश के लिए फाइनेंस मिनिस्टर पॉलिसीज़ बनाते हैं। और अगर मैं बात करूँ लास्ट के इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की, तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्योंकि जहाँ पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, जहाँ पे वो दोनों पॉइंट कट करेंगे, जिसको डिमांड एंड सप्लाई को कट करना भी बोल सकते हैं, तो वो क्या है? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ही ये चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट होता है। ये चैप्टर मैंने 2 वीडियोज़ में आपको कंप्लीट करके दिया है। आप मेरे इस दोनों वीडियोज़ को देखें, फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए। थैंक यू।